नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ नॉट सिंप्लीफाइड चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बीएसए 2023 भी कहते हैं। ये हमारे सीसीएसयू, एचपीयू, पीयू, सीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस का पहला यूनिट है और इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि बीएसए क्या है, क्यों आया और इसका स्कोप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पहले से था तो नया लॉ लाने की क्या ज़रूरत थी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, मतलब कि कॉलोनियल माइंडसेट से बना एक लॉ जो 150 प्लस साल पुराना हो चुका था। तब कंप्यूटर, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ईमेल जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज के डिजिटल युग में एविडेंस काफ़ी अलग तरह से कोर्ट में आता है, जैसे CDRs, डैट इज़ कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, CCTV फुटेज, ईमेल्स, चैट्स, सोशल मीडिया पोस्ट एक्सेट्रा। इसलिए एक मॉडर्न लॉ की ज़रूरत थी जो नए ज़माने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बीएसए 2023 का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑब्सोलीट प्रोविजंस को हटाना, डिजिटल एविडेंस को लीगली रिकॉग्नाइज करना, स्पीडी और एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम क्रिएट करना। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। सोचिए अगर कोई क्राइम व्हाट्सएप चैट से प्रूव होता है और पुराना लॉ उस चैट को एविडेंस ही नहीं मानता, तो जस्टिस कैसे मिलेगा। इसी गैप को फिल करने के लिए बीएसए 2023 आया है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में बार बार आएगा, डैट इज़ सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो जानते हैं सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या कहता है। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जिसमें राइट क्या है और रॉन्ग क्या है हमें ये बताता है। जैसे कि हमारा आईपीसी यानी कि बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2023 में भी आया था, ठीक है। तो आईपीसी कहता है कि मर्डर एक क्राइम है और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो जो हमारा आईपीसी है वो हमारा प्रोसीजर बताता है कि मतलब जो ये हमने एक क्राइम करा, हमने एक एक्ट करा, हमारी क्या इंटेंशन है, क्या कॉज हुआ है और क्या उसकी पनिशमेंट कानून हमारा तय करेगा। प्रोसीजरल लॉ में ये अब हम बात करते हैं प्रोसीजरल लॉ की। उसमें ये बताता है कि कोर्ट में केस कैसे चलेगा, कैसे एविडेंस प्रेजेंट होगा और जस्टिस कैसे मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, डैट इज़ कॉल्ड एज BNSS, विच इज़ रिप्लेसेस बाय CRPC और BSA 2023, ठीक है। तो प्रोसीजरल लॉ में ये होता है, हमें सारा प्रोसेस बताया जाता है कि किस तरह से कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कि किस तरह से एविडेंस हम पेश कर सकते हैं, किस तरह से हम बता सकते हैं, किस तरह से कैसे। तो इस तरह से याद रखिए कि आईपीसी जो है सब्सटेंटिव लॉ है एंड बीएसए जो है प्रोसीजरल लॉ है। मतलब आईपीसी बताता है कि मर्डर क्राइम है और बीएसए बताता है कि उस मर्डर को कोर्ट में कैसे प्रूव करना है कि जो पर्सन ने मर्डर कराया वो एक क्रिमिनल है और उसकी क्या पनिशमेंट होगी। अब हम बात करते हैं बीएसए क्या है। तो सिंपल शब्दों में बीएसए 2023 एक प्रोसीजरल लॉ है जो स्पेसिफाई करता है कि एविडेंस को कोर्ट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा और कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा एविडेंस रेलिवेंट है और कौन सा नहीं। इसका पर्पस है लॉ को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाना, क्योंकि पुराने टाइम में ब्रिटिश का रूल था, है ना, तो इस वजह से उसे एफिशिएंट बनाना, जस्टिस सिस्टम को फास्ट और डिजिटल फ्रेंडली बनाना और सबसे इम्पॉर्टेंट फेयरनेस को इंश्योर करना। अब हम बात करते हैं की डेफिनेशंस पे हमारी, जो कि सेक्शन 2 में दी हुई हैं हमारी। डायरेक्ट खोल लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, और नोटबुक अपनी निकाल के रखिए ताकि उसमें आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो अब यूनिट 1 के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर है हमारा की डेफिनेशंस। इन्हें याद करना ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर दोनों में ये बार बार पूछे जाते हैं। अब फैक्ट बताइए, फैक्ट क्या होता है। फैक्ट वो होता है जो कि कोई कोई भी चीज़ है या फिर कोई माइंड का स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे कि मैंने एक पेन देखा तो वो एक फैक्ट हो गया कि वो एग्जिस्ट करती है, कि मैंने देखा। या और
जैसे एक एग्जांपल एक और लेते हैं कि मेंटल कैपेसिटी भी देखी जाती है सामने वाले पर्सन की फैक्ट में। तो जैसे कि अब हम करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक्स पर्सन है, वो जो है एंग्री था, कि मतलब उस एक्स पर्सन ने उसको एंग्री कर रखा था और दूसरे की किसी की वजह से वो एंग्री था। तो ये कॉज में भी आ सकता है, जैसे मर्डर होता है तो जैसे धमकी वगैरह दी जाती है कि हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे एंड ऑल, तो वो इस वजह से ही दी जाती है। तो हर फैक्ट फिजिकल या मेंटल दोनों हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्ट एंड इशू की। ऑल्सो यू नो ना कि मतलब इसमें एक हमें ये भी बता रखा है कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, ठीक है, हम वो आगे पढ़ेंगे। एंड शैल प्रिज्यूम एंड मे प्रिज्यूम क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी सेक्शन 2D के अंदर दे रखी है हमें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। तो उसमें बता रखा है हमें कि एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स फिगर्स और मार्क्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। यानी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट वो होते हैं या तो बता सकते हैं या फिर उसे लिख सकते हैं किसी भी थ्रू, जैसे लेटर्स के थ्रू या फिर किसी नंबर के थ्रू या किसी निशान के थ्रू। और अब बीएसए में, पहले नहीं था, बीएसए में इंक्लूड कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, यानी व्हाट्सएप चैट्स एंड फोन्स वगैरह है ना, डिजिटल रिकॉर्ड्स किसी भी थ्रू से। तो राइटिंग जो है डॉक्यूमेंट में होती है, ठीक, राइटिंग जो होता है डॉक्यूमेंट में कहलाता है वो। अब उसमें वर्ड्स प्रिंटेड होते हैं, फोटोग्राफ भी हो सकती है, मैप या प्लान भी हो सकता है, इंस्क्रिप्शन हो सकता है कुछ भी स्टोन्स वगैरह पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है ईमेल्स पे, सर्वर लॉग्स पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे या स्मार्टफोन्स वगैरह पे, किसी पे भी, ठीक है। अब एविडेंस हमारे दो होते हैं, ओरल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है। अब हम बात करते हैं फैक्ट एंड इशू की। फैक्ट एंड इशू होता है एक विवादक तथ्य है, यानी कि इसका मतलब डिस्प्यूटेड फैक्ट जो प्रूव या डिसप्रूव करना होता है। जैसे मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि मैंने एक पेन देखा, अब जो दूसरी पार्टी होगी, जो दूसरा हमारा दूसरा मेन पर्सन होगा, ठीक है, वो हमारे उसको केस में जो है हमारे उसको अपोज करेगा कि जो आपने देखा ये नहीं था, ये दूसरा था, या ये कोई भी चीज़ थी, उसको प्रूफ करना या फिर डिसप्रूव करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को मारा या नहीं मारा, तो ये फैक्ट एंड इशू है कि मतलब अब उसके थ्रू हमें केस लड़ना है, केस की सारी वो एविडेंसेस देखने हैं। अब हम एविडेंस देखेंगे कि ए ने बी को मारा है या नहीं मारा, या वो किसी के थ्रू मरवाया है या कैसे हेल्प करी है, एड करा है, क्या करा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या नहीं था, ये भी फैक्ट एंड इशू ही माना जाता है। अगर डिस्प्यूट ना हो तो फैक्ट एंड इशू नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेलेवेंट फैक्ट की, यानी सुसंगत तथ्य। इसका क्या मतलब है, फैक्ट जो फैक्ट एंड इशू को प्रूफ या डिस्प्रूव करने में हेल्प करे। एक तो दो होते हैं, एक तो फैक्ट एंड इशू और एक रेलेवेंट फैक्ट। अब जैसे ए के पास छुरी थी, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है कि हाँ मैंने देखा था कि ए के पास छुरी थी, ठीक है। तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो गया कि मतलब ये एक फैक्ट हमने दे दिया कि हाँ इसकी वजह से मतलब ये प्रूफ हो रहा है फैक्ट एंड इशू हमारा कि ये इसके पास छुरी थी, मैंने देखा था, इस तरह से। एग्जांपल है, सी ने ए को क्राइम जगह पर देखा, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है, मतलब कोई थर्ड पर्सन आके कह रहा है कि हाँ मैंने ए को देखा था, उस क्राइम की जो प्लेस है हाँ मैंने देखा था, तो वो रेलिवेंट फैक्ट आ जाता है। तो हर रेलिवेंट फैक्ट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है फैक्ट एंड इशू से, ठीक है। अब फैक्ट को समझाने का एक तरीका है, फैक्ट जो होता है वो बेस इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। फैक्ट एंड इशू जो होता है मेन डिस्प्यूट होता है, रेलेवेंट फैक्ट होता है सपोर्टिंग प्रूफ, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल में पढ़ना क्यों है, तो सिंपल रीज़न ये है, ये बेसिक्स आपको हर केस लॉ, हर टॉपिक समझने में हेल्प करेंगे। हर क्रिमिनल या सिविल केस में फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट आइडेंटिफाई करना ही सबसे पहला काम होता है, और एग्ज़ाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे ही आते हैं, ओके। तो दोस्तों ये था यूनिट 1 का कंप्लीट ओवरव्यू, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, विच इज़ एज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। अगले वीडियो में हम और डिटेल में सेक्शंस और इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल लॉ नॉट सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ के सिंप्लीफाइड नोट्स और एक्सप्लेनेशंस मिलते रहें। मिलते हैं यूनिट 2 में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी।